सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, मुल्क की अपोजिशन जमातों ने वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान किया और उसके बाद से आप देख रहे हैं कि बाहमी रवाबित और मीटिंग्स का सिलसिला जारी है। और अदम एतमाद लाने की वजह मुल्क में बढ़ती महंगाई और बद इंतज़ामी बताई जा रही है। ये मामला एक तरफ कि किस तरीके से तहरीक एतमाद लाई जाएगी, कब लाई जाएगी, तहरीक अदम एतमाद कामयाब किस तरह से की जाएगी, किस तरह अरकान जो कि इत्तेहादी हैं हुकूमत के वो कैसे टूट जाएंगे और उनको तोड़ा कैसे जाएगा, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ज़रा आज बात कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स, जिन्होंने एक दौरा पाकिस्तान किया और आज वो पाकिस्तान में मौजूद थे और ख़ास तौर पर उन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात में जो हुकूमत पाकिस्तान की पोलियो और कोविड के हवाले से जो हिकमत अमली थी उसको सराहा। और इस मौके पर अवान सदर में एक तकरीब मुनक्किद की गई और सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने उन्हें हिलाल पाकिस्तान से नवाजा। क्या उनकी मसरूफियात आज के दिन में रहीं, उनकी मुलाकात से पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हुआ और क्या रहा, इसी पर ज़रा बात कर लेते हैं। शहबाज अहमद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज, बिल गेट्स आज मौजूद थे, वज़ीर आज़म से उन्होंने मुलाकात की, पोलियो मुहिम और कोविड के हवाले से तो बातचीत हुई, लेकिन और कौन कौन से मौज़ूआत थे जो ज़ेर बहस आए? जी बिल्कुल सुमैया, बिल गेट्स वज़ीर आज़म इमरान खान की दावत पर एक रोज़ा दौरे पर पहली बार आज पाकिस्तान आए थे और पाकिस्तान उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान से वन मुलाकात की। उसके अलावा जो नेशनल टास्क फोर्स बराए पोलियो है उसके इजलास में खुसूसी तौर पर उन्होंने शिरकत की है। उस इजलास में जो है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वज़ीर आला पंजाब, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, मुआविन खुसूसी सियासत में वफाकी वज़रा जो है वो शरीक थे। बिल गेट्स ने जो पोलियो के खिलाफ पाकिस्तानी कारकर्दगी है उसको सराहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनके ताउन पर उनका शुक्रिया अदा किया। बिल एंड जो मेलिंडा गेट्स जो इनकी जो पाकिस्तान के लिए फाउंडेशन ने पाकिस्तान के लिए बहुत रोल प्ले किया है, उसकी खिदमात के सिलसिले में आज उन्हें अवान सदर में हिलाल पाकिस्तान से भी नवाजा गया है। उन्होंने एनसीओसी का दौरा किया जहां पर असद उमर और डॉक्टर फैजल सुल्तान से उनकी मुलाकात हुई और एनसीओसी का जो एक सेशन था मॉर्निंग उसमें जो है उन्होंने शिरकत भी की और उन्होंने बताया गया कि पाकिस्तान जो है वो कोरोना से निपटने के लिए क्या इकदाम कर रहा है। खासतौर पर पाकिस्तान ओमिक्रॉन जो है उससे निपटने के लिए पाकिस्तान के इकदाम से और जो कोविड वैक्सीनेशन है उससे मुताबिक बिल गेट्स को आगाह किया गया। तो बिल गेट्स ने पाकिस्तान के कोरोना निपटने के लिए जो इकदाम है उसको सराहा। उसके अलावा उनके एजाज में एक दौराना भी वफाकी वज़रा ने, वज़ीर आला और गवर्नर ने शिरकत की और उसके साथ साथ जो वज़ीर आज़म इमरान खान से उनकी मुलाकात हुई उसमें जो है वो कोरोना से मुतालिक जो है इकदाम पाकिस्तान के उस पर बातचीत हुई, पोलियो के इकदाम पर बातचीत हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो तशवीश का इज़हार किया वो ये किया है कि पाकिस्तान पोलियो से निपट रहा है, लेकिन जो मुल्क का सरहदी इलाके हैं वहाँ अब भी जो है इस तरह के खदशात पाए जाते हैं। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफगानिस्तान की तरफ जो है उनकी तवज्जो मरकूज करवाई और बताया कि 40 मिलियन अफगान अवाम की जो बुनियादी सहूलियात है पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, लेकिन आलमी बरादरी को भी अब जो है वो आगे आना चाहिए। जो इसके अलावा जो नेशनल टास्क फोर्स का इजलास था उन्होंने बच्चों को पोलियो का तय पिलाने के लिए जो जाम बाक हुए अब तक 36 फ्रंटलाइन वर्कर्स और कानून नाफिज करने वाले 14 एहलकारों को जो है वो खराज तहसीन भी जो है वो पेश किया और साथ साथ बिल गेट्स ने इस कोविड के दौरान जो है जो कि पाकिस्तान ने पोलियो खतरे के सिलसिले जारी रखा उस पर पाकिस्तान की इकदाम की तारीफ की है। बड़ी अच्छी मुलाकात रही है, बहुत शुक्रिया आपका शहबाज अहमद। दौरे के हवाले से बिल गेट्स के बताया पहली दफ़ा पाकिस्तान आए और ये सारी जो कि पाकिस्तान की हिकमत अमली रही इस वबा के दौर में उसकी उन्होंने तारीफ की। वापस आ जाते हैं जिस तरीके से आज का जो मौजू है मेरा वो तहरीक अदम एतमाद है और तहरीक अदम एतमाद कैसे लाई जाएगी, कब लाई जाएगी, अभी तक अपोजिशन ने कुछ क्लियर नहीं किया है। लेकिन ज़रा नंबर गेम मैं बता देती हूँ। जिस तरीके से आप जानते हैं 342 का ये ऐवान है और हुकूमत के पास है 180 सीटें। यहाँ पर इत्तेहादियों की क्या सिचुएशन है, तो मुस्लिम लीग काफ के पास है 5, MQM पाकिस्तान के पास भी 5 सीटें हैं, बाप के पास भी 5 सीटें हैं और अगर हम GDA की बात करें तो यहाँ 3 हैं और अवामी मुस्लिम लीग 1 और इस तरह जो जमहूरी वतन पार्टी है उसकी भी 1 ही सीट है। 2 यहाँ पर इंडिपेंडेंट हैं। अपोजिशन की भी सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि मुस्लिम लीग नून 83 हैं, PP 55 हैं, MMA 15 हैं, BNP के 4 हैं और ANP के 1 हैं, 160 और फिर वही इंडिपेंडेंट के वो कहाँ जाते हैं। और ख़ास तौर पे सिर्फ 3-4 की माया से कुछ नहीं होगा। अगर तहरीक अदम एतमाद लानी है तो 20 से 30 अरकान की हिमायत चाहिए होगी अपोजिशन को, वरना ये वक्त का ज़िया होगी, ऐसा कह रहे हैं नाक़िद। तो क्या होने क्या जा रहा है और वाकई ये कामयाब हो पाएगी तहरीक अदम एतमाद, और हो पाएगी
तो उसके बाद का मंजरनामा क्या बनेगा, उसके सेटअप की क्या तैयारी है, अपोजिशन क्या सोच रही है, इसके पर हम बात करेंगे। हमें जो आमिर हसन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, बहुत शुक्रिया आपका। पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, आपको भी हम वेलकम कहेंगे। मीर साहब, मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगी। जब हम बात करते हैं तहरीक अदम एतमाद की, तो माजी में भी हमने देखा कि इस तरह की बहुत तहरीकें लाई गई, कभी कामयाब नहीं भी हुई, कभी हो भी गई। 1989 की बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई गई थी, वो कामयाब नहीं हुई थी। तो क्या आपको लगता है कि अरकान जो कि इत्तेहादी हैं उनको साथ मिलाने से या कोई 1, 2 या 5, 6 लोग मिल जाएं तो क्या ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो पाएगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अब्दुल समद खान साहब में ज्वाइन करें, लेकिन मीर साहब ज़रा जवाब ज़रूर दीजिएगा कि क्या लग रहा है, क्या होने क्या जा रहा है? देखें, जब आप ये नो कॉन्फिडेंस या आप में गवर्नमेंट में आता है तो अपोजिशन जो है उसका तो ये हक है, बिल्कुल करे वो और खुशी से करे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है कि अपोजिशन ये नहीं बता रही, जिस पे वो बात कर रहे हैं कि ये महंगाई है तो अपोजिशन ने साथ साथ आवाम को भी तो बताना है कि ये इक़दामात क्या लेंगे। ये क्या कल अगर नो कॉन्फिडेंस होता है तो परसों क्या हमारी कीमतें नीचे गिर जाएंगी, क्या एम्प्लॉयमेंट आ जाएगी, क्या पेट्रोल की प्राइसेस नीचे आ जाएंगी, ये फैक्टर्स होंगे। और ये जो है ये बैकफायर भी हो सकता है। वो क्यों? आप यहाँ नो कॉन्फिडेंस लेके आए हैं, आपने लोगों को बताया कि ये हुकूमत नाकाम है, ये काम नहीं कर रही है। कल आप पे इस हुकूमत से डबल प्रेशर पड़ जाएगा कि आपने डिलीवर करना है विद इन 3 months। तो ये 3 महीने के अंदर आप कहाँ से करेंगे? आप तो 2 महीने सरवाइव नहीं कर सकोगे। तो इसका एक ही हल निकलता है, ठीक है आपकी मुलाकातें हो रही हैं, ठीक है आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, ये आपको पहले करना चाहिए था। लेकिन साथ साथ डोंट फॉरगेट, महंगाई ऑपोजिशन के लिए भी है और गवर्नमेंट के लिए भी है। अब इनका यहाँ जो एक मिडल ऑफ द रोड एक जो बनता है सुमैया, मिडल ऑफ द रोड बनता है कि आप दोनों मिलके इस बुरान को नेशनल इंटरेस्ट में आप इसको रिजॉल्व करो। गवर्नमेंट हटाने से नहीं महंगाई खत्म होगी, और फिर ये गवर्नमेंट तो जो भी आएगी वो इसी मरहले में। IMF की शराइत को हुकूमत पूरा करते हुए महंगाई कर रही है, तो अगर इमरान खान को हटा देते हैं और उसके बाद आप खुद आ जाते हैं तो क्या आप तमाम प्रोग्राम को मनसूख कर देंगे? क्या आप ये ऐसा कर सकते हैं? ये सवाल भी अपोजिशन से किया जाना चाहिए और ये मैं उठाऊंगी भी। पॉइंट टेकन। मुस्लिम लीग काफ से मैं मियाँ इमरान मसूद साहब ज्वाइन करें, ज़रा मौक़िफ़ ले लूँ। इमरान साहब, मुस्लिम लीग काफ का बड़ा एक इजलास हुआ, आपकी मुलाकात हुई मुस्लिम लीग नून से, क्या सोच क्या रही है मुस्लिम लीग काफ? बड़े इत्तेहादी हैं आप लोग पंजाब में, क्या तहरीक अदम एतमाद अगर अपोजिशन लेके आ जाती है तो क्या मुस्लिम लीग काफ साथ देगी? थैंक यू सो मच। देखिए, हमारे तमाम जो PTM की जो सरकर्दा जमाते हैं वो बारी सब लोग मिलने आए थे हमारे लीडरान के साथ, और जिसमें मौलाना फजल रहमान थे, फिर शहबाज शरीफ थे, फिर दारी साहब थे, फिर NPM थी। तो एक तो ये है कि इट इज़ अ गुड साइन आए। सबसे बड़ी बात ये है कि 14 साल से हमारा PMLN से कोई रास्ता नहीं है। आपको पता है मुस्लिम लीग 2 धड़ों में तकसीम हो गई थी। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो ये बहुत बड़ी एक मॉरल विक्ट्री है काफ वालों की कि मियाँ शहबाज जो है वो खुद चल कर आए, और ठीक है हमने उनको वेलकम किया। अब बात ये है कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर उनके जहन में है और अगर वो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन की तैयारी करके हमारे पास आ रहे हैं, तो पहली तो बात ये है कि इसलिए वो आ रहे हैं हमारे पास कि उनके अपने नंबर्स पूरे नहीं हैं। अगर उनके नंबर्स पूरे होते नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए तो वो शायद ये तमाम जमातें हमारे पास ना आती। अब आने का मकसद तो ये वो खैर सगाली विजिट था चौधरी शुजात हुसैन की, वो अयादत के लिए आ रहे थे, तो मोस्ट वेलकम, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन का इन्होंने जो PDM ने एक रट लगाई हुई है जी वो इसीलिए लगाई हुई है कि वो एक होप दे सकें अपने मेंबर्स को, तमाम MNA MPs को इंटैक्ट रख सकें, अपने साथ रख सकें, क्योंकि हर बंदा जो है वो कोई ना कोई अपनी पोजीशन लेता है और आइंदा के बारे में सोचता है। तो आप पर क्लियर हो गई हिकमत अमली? आप पर क्लियर हो गई हिकमत अमली क्या है, अपोजिशन की हिकमत अमली?
सॉरी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। आप पर हिकमत अमली क्लियर हुई है, कैसे लेकर आएंगे अदम एतमाद? कुछ बताया है आपको, क्या प्लान है ऑपोजिशन का? देखिए, ऑपोजिशन जो है वो तो एक ही पॉइंट पे इकट्ठी हुई थी कि हमने इकट्ठे रहना है और इस हुकूमत के खिलाफ हमने लॉन्ग मार्च करना है। पहले मौलाना फजल रहमान का लॉन्ग मार्च हुआ, फिर उन्होंने 2-3 और अभी जमात इस्लामी जो है वो महंगाई के खिलाफ जो धरने दे रही है। जी जी जी। हर जमात का जो है, पीपल्स पार्टी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो पंजाब में ज्यादा जोर दे रही है। PMLN जो है वो अपने राब्ते करने की कोशिश कर रही है। तो एवरी पार्टी हैज देयर ओन मोटिव, अपना एक स्टांस है, अपना एक उनका मिशन है। लेकिन जो बॉटम लाइन जो चीज ये है कि ये इक़्तिदार में आना चाहते हैं, ये मुल्क की बेहतरी के लिए कोई नहीं सोच रहा, ये सब लोग इक़्तिदार में आने की, चलें, ये सिर्फ इक़्तिदार में आने की कोशिशें की जा रही हैं, इसके अलावा आप कहते हैं कि कोई और मकसद नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। इमरान मसूद साहब हमें ज्वाइन कर रहे थे, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। लेकिन पहले ज़रा आमिर साहब से बात कर लें। आमिर हसन साहब, पीपल्स पार्टी तो अभी 27 फरवरी से ही शुरू कर रही है लॉन्ग मार्च, और एक गालिबन जो शेड्यूल जारी किया गया है वो 4 से 5 मार्च तक का है। तमाम शहरों का दौरा करते हुए इस्लामाबाद तक का रुख करेंगे। लेकिन तहरीक अदम एतमाद, जिसकी नंबर गेम पे हम बात कर रहे हैं, ये कैसे होगा, क्या प्लान है, कब पेश की जाएगी, कितने लोग मिल रहे हैं, कितने लोगों से राब्ते हो रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखें, तहरीक अदम एतमाद के जहाँ तक नंबर गेम की बात है, नंबर गेम हम दिखा चुके हैं गिलानी साहब के इलेक्शन में, और उससे ज़्यादा लोग उसके बाद गवर्नमेंट से दूर हैं, और इत्तेहादी भी मेरे ख्याल से इस गवर्नमेंट के साथ, और वो कोई ये वजह नहीं है कि हम चाह रहे हैं तो वो अलहदा हो रहे हैं। असल में मसाइल अवाम के इतने बढ़ चुके हैं। आपने देखा कि जिस तरह महंगाई में इजाफा हुआ है, ये हालिया पेट्रोल की कीमतों में आप इजाफा देखें, और उसके बाद आम खाने की चीज़ें, वो आटा है, घी है, चीनी है, लोग बुनियादी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकते। अब लोगों के मसाइल इतना बढ़ चुके हैं कि अगर ये लोग इत्तेहादी जमातें, अगर इन्होंने अवाम के पास जाना है, अवाम से वोट लेने हैं, तो फिर ये इस हुकूमत के साथ और उसके इत्तेहादी रहते हुए अवाम का सामना नहीं कर पाएंगे। और ये वो एहसास है कि जो भी जमात अवाम से जिसकी जड़ें हैं और अवाम के साथ जिसका ताल्लुक है, वो समझती है कि इस हुकूमत की परफॉर्मेंस जो 3.5 साल की है, और अभी भी जो ये हुकूमत कह रही है, इसकी पॉलिसीज इस चीज़ का पेश खैमा है कि आगे भी हालात बदलने के नहीं, मजीद बदतर होंगे। तो इसमें नंबर गेम्स कोई इशू नहीं है। असल में था PMLN उस तरह राजी नहीं हो रही थी तहरीक अदम एतमाद के लिए, जिसकी वजह से PDM को भी नुकसान पहुंचा, और 1 साल तक ये हुकूमत चलती रही, इसके बावजूद कि इसे अक्सरियत। चले आमिर साहब, अभी हम फर्ज कर लेते हैं कि नंबर गेम पूरे हैं, अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, ये हुकूमत चली जाती है, और हम ये भी फर्ज कर लेते हैं कि चले पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ जाती है, और IMF का यही प्रोग्राम है जिसके तहत आगे हमें बढ़ना है, यही मईशत की सूरत हाल है। आप लोग क्या करेंगे? क्या ये प्रोग्राम को मनसूख कर देंगे? देखिए, हमारा हमने बताना क्या है, हम करके दिखा चुके हैं। अब मैं पुरानी मिसालें नहीं देता। भुट्टो साहब की गवर्नमेंट में टूटा पाकिस्तान मिला, हमने कहां से कहां पहुंचाया। बीबी की हुकूमत में 11 साल जनरल ज़िया के बाद मिला, और किस तरह पाकिस्तान आगे बढ़ा। हालिया मिसाल देता हूँ, 2013 में जब 2008 में जब पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार मिला था, मुल्क के अंदर आटे के लिए लाइनें लगती थी, महंगाई और बेरोजगारी अरूज के ऊपर थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, हम IMF के पास गए, हमने पैकेज लिया, लेकिन IMF के कंट्रोल में मुल्क की ना तो मैशत दी और ना आवाम को निचोड़ने के लिए। लेकिन प्रोग्राम में तो गए ना सर, मैं तो ये बात ही नहीं कर रही ना कि किन शराइत पे गए, मैं तो मनसूख की बात कर रही हूँ। चले पॉइंट टेकन सर, वक्त की कमी है। बात तो सुन लें। जी 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 जी, जाना IMF के पास हर्ज नहीं है। IMF के पास अगर आप जाते हैं तो आप बताते भी हैं कि मसाइल को किस तरह हल करना है। आप गए थे, लेकिन हमने तो IMF की हर बात मान के अवाम को निचोड़ के नहीं रखती है। तो इस पीपल्स पार्टी वही करेगी जो इसकी पॉलिसीज है। हमारा, हम किसी के एजेंडे, वो IMF हो या कोई और इदारा हो, किसी के एजेंडे पे नहीं चलेंगे, किसी के एजेंडे पर नहीं चलेंगे, जो करती है वही करेगी पार्टी। चले पॉइंट टेकन। मुस्लिम लीग नून क्या करेगी अली गौर साहब? मुस्लिम लीग नून अभी कहाँ स्टैंड कर रही है? तहरीक अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं तो कैसे लेकर आ रहे हैं, कब लेकर आ रहे हैं, क्या तैयारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, तहरीक अदम एतमाद तो इंशाल्लाह आएगी और कामयाब भी जरूर होगी। असल इशू ये है कि ये वो हुकूमत है जो पाकिस्तान की नुमाइंदा हुकूमत नहीं और अवाम के वोट चोरी करके आए हैं। अच्छा। और पिछले 3.5 साल में हमने देख लिया
पूरे पाकिस्तान के अवाम ने देखा कि जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तान की मईशत और सियासत का बेड़ा गर्क किया, ये जाए कि ये डिलीवर करते पाकिस्तानी कौम के लिए कुछ ऐसा करते, क्योंकि कंटेनर पर खड़े होकर तो इन्होंने उस वक्त की हुकूमतों को बहुत तनकीद का निशाना बनाया। उस हुकूमत जब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, जब महंगाई कम थी, जब लोगों को रोजगार मिल रहा था, जब पाकिस्तान में मोटरवेज बन रहे थे, जब बिजली के कारखाने लग रहे थे, एनर्जी क्राइसिस को दूर किया और आपको पता पाकिस्तान की रोशनियां बहाल हुई। हत्ता कि आपको पता है कि किस कदर दहशत गर्दी के वाकयात होते थे, तमाम दरमियान के जरिए उन पर भी मतलब है कि वो उसको भी रोका। लेकिन इस हुकूमत में हर चीज आज पाकिस्तान मुआशी तौर पर भी तबाह हो चुका है और सियासी तौर पर भी तबाह हो चुका है। लिहाजा अगर के हमारी अपोजिशन की पार्टी के कोई आपस के तहफात हों, इख्तलाफ राय हो भी, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की आवाम की इस गैर नुमाइंदा और जालिम हुकूमत, आप देख लेते जिस तरह से पेट्रोल की कीमतें कल बढ़ी है, तो मतलब पहले ही महंगाई से लोग बिजली के बिल नहीं अदा कर पा रहे हैं, लोगों से आटा नहीं खरीद, वो तो खैर उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं ना अली गौर साहब, महंगाई तो बहुत है। लेकिन अब आप तहरीक एतमाद अगर लेकर आ रहे हैं तो जरा नंबर गेम बता दें, कितने लोग हैं आप लोगों के हाथों में, किन किन से बात हो चुकी है? देखिए नंबर ऑफ गेम जो है जाहिर है ये तो वो पत्ते हैं सियासी पार्टियों के जो कि मौके के ऊपर शो होंगे। जाहिर है अगर आप पहले बता देंगे तो फिर उसको मतलब है कि उसको वो तो मतलब है कि वो गड़बड़ की जा सकती है। आपको पहले भी पता है ये तो बड़े माहिर हैं लेकिन आप कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन आप कॉन्फिडेंट हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंट आप लोग आराम से लेकर आएंगे और पास भी हो जाएगा, राइट? जी जी नहीं, हम नंबर ऑफ गेम पूरे करेंगे, हमारे रास्ते हैं। आपने इनकी पार्टी के अंदर लोग जो है सही है, वो नहीं चाहते कि दोबारा पीटीआई, और वो कितने लोग हैं, वो कितने लोग हैं जो नहीं चाहते, उन्होंने अपना सियासी वजूद कायम रखना है, उसके लिए जरूरी है कि वो कितने लोग हैं जरा बता दें, फिर मैं अब्दुल समद साहब से बात करती हूँ। कितने लोग हैं वो? तकरीबन देखें 25 से ज्यादा तो इनके पार्टी के एमएलए हैं, एमपीए भी बहुत सारे हैं जो रास्ते में हैं। तो इस बात की गारंटी चाहते, बाकी साथी उसके अलावा है। और आप देखेंगे कि साथी इनके साथ नहीं रहेंगे, इत्तेहादी भी इनके साथ नहीं रहेंगे, और 25 से 30 इनके अपने लोग हैं। फोन कॉल्स ना आए और आप वो लोग कहते हैं कि अभी तक ठीक है, पॉइंट की ये कोशिश शुरू हुई है तो लोगों को फोन अभी तक तो नहीं आए, किसी ने नहीं रोका। और अगर हालात इसी तरह न्यूट्रलाइज रहे तो इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत तो 1 मिनट लगेगा। तहरीक एतमाद का लोग इंतजार करें, लोग इस गैर नुमाइंदा हुकूमत के खिलाफ वोट चले। कैसे होगा ये आप बता रहे हैं कि ऐसे होगा, लोगों का एतमाद खत्म हो चुका है क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, गवर्नेंस के मामलात खराब हैं और यही वजह है तहरीक एतमाद लाने की। अब्दुल समद साहब क्या करेगी हुकूमत? क्या इससे डिनाई कर सकते हैं कि महंगाई नहीं है और गवर्नेंस के मामलात भी ठीक है? देखें, जो महंगाई का इशू है वो तो पूरी दुनिया में है और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। टर्की में इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा पहुंच गई है, मैं उन बातों में ज़्यादा नहीं जाना चाहता कि क्या वजूहत हैं कि पूरी दुनिया में महंगाई क्यों हुई है ज़्यादा। लेकिन अभी अली गौर साहब बात कर रहे थे, मैं अली गौर साहब को पूछना चाहूँगा कि वो 25 लोगों का तो दावा कर रहे हैं कि पीटीआई के लोग उनके साथ है, क्या अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ भी उनके साथ है कि नहीं? कि जब तहरीक अदम एतमाद आएगी तो क्या शहबाज शरीफ अदम एतमाद के उसमें वोट देने आएंगे हक में? क्योंकि अब तक जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो तो यही है कि मुस्लिम लीग के अपने लोग ही गायब हो जाते हैं कि जब बिल की मुखालफत का वक्त पहले तो मियां साहब ही नहीं तैयार थे ना, मियां नवाज शरीफ साहब ने तो अब गो हेड दे दिया है ना, क्या तहरीक अदम एतमाद ले आए, तो मियां शहबाज शरीफ साहब राजी क्यों नहीं होंगे? अब्दुल समद साहब देखें, क्या बिलों की मुखालफत के लिए ये अपोजिशन लीडर जब गायब हो जाते हैं, सेनेट में इनके अपने लोग नहीं आते जब ये बिल की बात आती है जहां पे अददी अक्सरियत है। अच्छा, ये जो अदम एतमाद की बात है, ये सियासी सरगर्मियों के लिए, कुछ एक्टिविटीज़ के लिए, आजकल वैसे मौसम भी बदल रहा है, वो अशाइयों के लिए तो अच्छी चीज़ हो सकती है कि चले इनका भी कुछ थोड़ा बहुत वो निगलेक्टेड लोग या जो वो इनके एमएनएज जिनको नहीं पूछा जाता उनकी ज़रा खातिर तवाज़े की जाएगी, फिर 14 साल बाद उनको सर आपके अपने इत्तेहादी नाराज हैं, वो कह रहे हैं इतनी महंगाई हो गई है, पेट्रोल 160 पे चला गया है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, आपके अपने इत्तेहादी नाराज हैं आपसे। पेट्रोल इस वक्त भी पाकिस्तान में इस रीजन में भी सस्ता है और बाकी दुनिया में भी
दुनिया से सर कब तक हम कंपैरिजन करते रहेंगे लोगों से? हमारी जो ज़राए आमदनी है वो है नहीं, लोग बेरोजगारी की वजह से तकलीफ सह रहे हैं, कब तक हम कंपैरिजन करते रहेंगे? महंगाई एक अलग इशू है, पॉलिटिकल जो इस वक्त हालात बन रहे हैं वो ये महंगाई के लिए नहीं इकट्ठे हो रहे। अगर इन्होंने महंगाई के लिए इकट्ठे होना था तो जब जब प्राइस हाइक्स हुई हैं या जब कोई इस तरह का अवामी इशू आया, इनको चाहिए था कि अपोजिशन का काम होता है कि सड़कों पे आना, मोबिलाइज करना, अपने लोगों को इकट्ठा करना ताकि हुकूमत के ऊपर, इनको पता है कि ये महंगाई के लिए नहीं इकट्ठे होते या किसी जेन्युइन इशू के लिए, बुनियादी इशू के लिए नहीं इकट्ठे होते। ये जब भी इकट्ठे होंगे ये एक दूसरे को डिच करने के लिए, अपनी बार्गेनिंग पोजीशन बढ़ाने के लिए इकट्ठे होंगे। ये उसमें कहीं ना कहीं किसी जगह पे मफामत पे आएंगे। जिस तरह जरदारी साहब के ऊपर जब कोई नैब का नोटिस जाता है तो फिर तबीयत खराब हो जाती है उनकी। तो ये एक किस्म का सब कुछ इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से। तो इनसे आप अगर ये तवक्को करें, अच्छा चले जी मैं इनको चैलेंज करता हूँ, पाकिस्तान की तारीख में तो एक बार आई ये तरीक़त बेनज़ीर के दौर में, उस वक्त तो ये ख्याल किया जाता था कि जी उनके साथ कोई ऐसी कुव्वतें भी शामिल नहीं है, तब नहीं कामयाब करा सके। या अब छांगा मांगा का दौर भी नहीं तो है आपके साथ कुव्वतें शामिल हैं या वहां पे बूरबन ले जाए। हाँ जी, आपके साथ कुव्वतें शामिल हैं? नहीं देखिए, वो समझा जाता था हमारे साथ कुव्वतें शामिल होती तो हम केपी का इलेक्शन क्यों हारते, हम डस्का का इलेक्शन क्यों हारते। ये तो जब एक बंदा अपोजिशन के हाथ में जब कुछ नहीं लगता तो वो तीसरी कुव्वत का इशारा करेगा कि जी तीसरी कुव्वत। और जब फजलुर रहमान, जब केपी के में हम हार रहे थे तो वो न्यूट्रल होने का कह रहे थे, जब अपने घर से हारे तो फिर उन्होंने वो इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। इसलिए इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। चलें, क्रेडिबिलिटी है ही नहीं ऑपोजिशन की, ये तो पता चल जाएगा सर। अभी एहतजाज भी शुरू हो रहा है, तहरीक अदम एतमाद आएगी तो क्रेडिबिलिटी का खुद ही पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया अब्दुल समद साहब आपका भी, पीजे मीर साहब आपका भी, हमारे साथ अली गौहर साहब थे और हमारे साथ आमिर हसन साहब भी मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे तो अफगानिस्तान की सूरत हाल की बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। अफगानिस्तान की सूरत हाल की बात करें तो पाकिस्तान मुसलसल आलमी सतह पर यह बात कई बार उठा चुका है कि अफगानिस्तान के जो मुंजमद असासे हैं वो अफगान तालिबान के हवाले किए जाएँ, अफगान हुकाम के हवाले किए जाएँ। अगर ऐसा नहीं किया गया तो एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। वहाँ पर खुराक के मसाइल हैं, वहाँ पर बेरोज़गारी के मसाइल हैं और इस हवाले से अफगान हुकाम इसको किस तरीके से ले रहे हैं और इस सूरत हाल से निपटने के लिए वो क्या सोच रहे हैं और पाकिस्तान के किरदार को वो किस तरीके से देखते हैं, इसी तमाम तर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा में तालिबान के नामजद नुमाइंदे हैं और साबिक़ तर्जुमान हैं सुहेल शाहीन साहब। अस्सलाम वालेकुम सुहेल शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुहेल साहब, अब ये सारा मामला जिसमें जो मुंजमद असासे हैं वो ज़ाहिर आप मिलने चाहिए अफगानिस्तान को, अफगान हुकाम को मिलने चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। अभी क्या सूरत हाल है और इस सूरत हाल से निपटने के लिए आप लोगों के पास क्या ऑप्शंस हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। ये असासे अफगानिस्तान बैंक में असासों के तौर पर या रिजर्व के तौर पर उन्होंने उधर रखा था, डिपॉजिट किया था और ये अफगान आवाम की प्रॉपर्टी है। ये किसी गवर्नमेंट को बिलोंग नहीं करता, किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता। ये अफगानिस्तान अवाम और अफगानिस्तान बैंक की प्रॉपर्टी है। वो उन्होंने इसलिए उधर रखा है ये रिजर्व, ताकि ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया जाए। वो करेंसी, अफगान करेंसी की वैल्यू को स्टेबल रखा जाए और उधर एक एतमाद हो, उसके लिए अफगान के लिए करेंसी के लिए एक पश्तवाना हो, असासा हो, तो इसके लिए उन्होंने उधर रख किया है। ये ज़रूरी है। उसके बगैर तो अफगानिस्तान की जो करेंसी थी उसकी वो वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, अब ये सूरत हाल एक तरफ है कि ज़ाहिर वहाँ पर बेरोज़गारी है, खुराक के मसाइल हैं, फिर इससे जो मुंसलिक किया जाता है वो ये किया जाता है कि जी जो अफगान हुकाम से जो मुतालबात हैं कि जो ख़वातीन को तालीम दी जाए, नुमाइंदगी दी जाए हुकूमत में और वहाँ पर दहशत गर्दी है उसको ख़त्म करने के हवाले से इक़दामात उठाए जाएँ, इन शराइत को पूरा करने के लिए कितना दबाव डाला जाता है?
पहले ये अभी तो दहशतगर्दी क्या कि अब लड़ाई भी नहीं। जब इधर लड़ाई थे रोजाना 200 से 300 तक लोग मरते थे अफगानिस्तान में, वो खत्म हो चुके हैं। अब एक आदमी भी नहीं मरता झगड़े की वजह से, अमन है। हर अफगान या जो बिजनेसमैन हो अफगानिस्तान के कोने कोने तक सफर कर सकता है। उस टाइम उन्होंने ये रिजर्व को फ्रेज नहीं किया था, लेकिन अब उन्होंने किया था। उसके अलावा उन्होंने अलॉट किया है यूनिलैटरली 9/11 विक्टिम्स से, N1 से, और दूसरे अलग किया, डिवाइड किया है $3.5 बिलियन, और भी अपनी तरफ से उन्होंने डिसीजन लिया। उसका क्या हक है कि अफगान अवाम की पार्टी के बारे में वो डिसीजन ले ले। और दूसरा ये है कि 9/11 में कोई भी अफगान उसमें शामिल नहीं था, इन्वॉल्व नहीं था, किसी ने भी नहीं कहा है, कोई सबूत नहीं है, फिर भी ये करते हैं। ये मेरे ख्याल में बेइंसाफी है और एक जालिमाना इक़दाम है। हम चाहते हैं कि ये डिसीजन रिवर्स किया जाए। ठीक है। अच्छा सुहेल शाहीन साहब, जिस तरह पाकिस्तान हमेशा अफगानिस्तान के साथ खड़ा है, पाकिस्तान चाहता है अफगानिस्तान में अमन हो, अफगानिस्तान के जो मौली मामलात हैं वो ठीक हों। ज़ाहिर है जब अफगानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में अमन होगा। लेकिन हालिया दिनों जो पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले किए गए, मुबैना तौर पर ये कहा गया कि अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई दहशतगर्दी के लिए, इस पर आप क्या कहेंगे? जी, ये तो पहले तो मैं कहूँगा कि दोहे तौफनामे के मुताबिक हम अफगानिस्तान की सरजमीन को इजाज़त नहीं देंगे किसी कोई पार्टी, कोई इंडिविजुअल वो दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल करे। पर्टिकुलरली पाकिस्तान जो हमारे नेबर से, हमारे उधर माजरीन है लाखों की तादाद में, और हमारे रिश्ते हैं, इस्लामी रिश्ते है, उख़्वत का रिश्ते है, कल्चरल रिश्ते है, हिस्टोरिकल है। तो लेकिन फिर भी अगर ऐसा है, ऐसा जगह है, उसको मालूम है, तो डिप्लोमेटिक चैनल है, हमारी जो ऑब्लिगेशन है, कमिटमेंट है, हम तो इस बारे में उसको डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। सुहेल शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद, अक़वाम मुत्तहिदा में तालिबान के नामज़द नुमाइंदे हैं, साबिक़ तर्जुमान हैं, और उनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें सीनियर सहाफ़ी और अफ़गान उमूर के माहिर हैं ताहिर खान साहब। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। वालेकुम सलाम। अच्छा ताहिर साहब, अभी आपने सुना क्या कहा सुहेल शाहीन साहब ने, और ख़ास तौर पे जो माली मामलात हैं वहाँ के जितने ख़राब हो चुके हैं, ज़ाहिर है उसके लिए खुद वहाँ के अफ़गान हुक्काम भी फ़िक्रमंद है। आपको लगता है कि आलमी सतह पर जिस तरह पाकिस्तान बार बार ये मामला उठा रहा है, इस पर कुछ हो पाएगा आगे जाके? बहुत शुक्रिया आपका। मेरी नज़र में मुश्किलात हैं और इतना आसान नहीं है अफ़गानिस्तान के जो माशी हालात हैं। आज इस्लामाबाद में अफ़गान और पाकिस्तानी ताजरों का, सनतकारों का और सरमायाकारों की यहाँ पर एक नशिस्त थी। कल लाहौर में थी, आज इस्लामाबाद में थी। काफ़ी सारे लोग अफ़गानिस्तान के उसमें, मैं भी उसमें गया था वैसे एज ए सहाफ़ी। तो वहाँ जो हमने बात की अफ़गानिस्तान के जो मेहमान थे, तो वो जो एक तकारीर में भी और बाद में हमारे से गुफ्तगू में वो बड़ा एक वो क्या कहेंगे कि एक मायूसकुन सी सूरत हाल है अफ़गानिस्तान में, और वहाँ उनको बड़े मसाइल हैं। अब वो जो मुश्किलात का कह रहे थे कि कोई भी मुल्क जो है वो उनके साथ इस वक्त तिजारत नहीं कर सकता, क्योंकि बैंक, आप अगर पैसे किसी को देंगे, तिजारत जो ताजिर देगा तो बैंक के जरिए, तो बैंक तो है नहीं, बैंक पे पाबंदियां हैं, न सिर्फ उनके असास से, तो वहाँ पर बड़ा मुश्किल है। इसी वजह से उनकी तवक्कुआत पाकिस्तान से भी, पाकिस्तान ने अब जो प्रपोज किया है कि बार्टर सिस्टम हो, यानी माल हम दे, हम सीमेंट दें, वो हमें कोल दे, हम एक चीज़ दे, वो दूसरी। तो बहरहाल ये लेकिन पाकिस्तान अकेले तो कुछ भी नहीं कर सकता। सही बात है। ये तो जब तक बड़े ममालिक आगे नहीं आएंगे तो फिर तो मसला है। तो वहाँ जो मैंने सुना तो लोग बड़े मुश्किल में है, खासकर ताजिर जो है, और जब ताजिर मुश्किल में होगा तो जाहिर बात है, बल्कि वो कह रहा था जो उनका वहाँ पर ये जो अफगानिस्तान पाकिस्तान जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री है, उनके जो शरीक चेयरमैन है, तो शरीक चेयरमैन तो कह रहा था कि वो तो इंपोर्ट के लिए उनके पास पैसे नहीं है, तो बड़ा मुश्किल है वहां पे।
अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, उसके बावजूद कि पाकिस्तान हर मामले में अफगानिस्तान के साथ खड़ा है, मदद भी कर रहा है, लेकिन पाक अफगान बॉर्डर पर जो हमले या फिर जो बाढ़ उखाड़ने के वाक़यात हमने पिछले दिनों देखे, फिर बार बार पाकिस्तान ये समझता है कि अफगानिस्तान की सरजमीन स्टिल हो रही है इस्तेमाल दहशतगर्दी के लिए, तो इस पर आप क्या समझते हैं कि वाकई अफगान हुकाम कुछ कर पा रहे हैं? अच्छा, वो मैं आपकी आवाज अभी आई है, तो कहने दोबारा सवाल कीजिएगा। मैं वही सवाल कर रही हूँ, पाक अफगान बॉर्डर पर जो हमले हुए, जो बाढ़ उखाड़ने के मामला पिछले दिनों हुए, और फिर जो हालिया दिनों में जो हमले पाकिस्तान में हुए सिक्योरिटी फोर्सेस पर, पाकिस्तान ये समझता है अभी भी, और ये बाकायदा ऑफिशियली ये कहा गया कि अभी भी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है अफगानिस्तान की दहशतगर्दी के लिए। आपको लगता है अफगान हुकाम कुछ कर पा रहे हैं इस पर? मेरी नज़र में इस वक्त तो पाकिस्तान में अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत के किरदार से मायूसी है, और जब बयानात में अफगानिस्तान का जिक्र आता है, दो बयानात में आता है। एक तो जब दहशतगर्दी का हमला हुआ बलूचिस्तान में, पंजगूर में और नौशकी में, तो जो बयान आया था पाकिस्तानी फौज का, तो उसमें कहा गया था कि जो हमलावर थे वो कांटेक्ट में थे अफगानिस्तान और उसमें इंडिया में। और फिर जब ये पूरे एजेंसी में हमारे 5 फौजी शहीद हुए, जवान शहीद हुए, तो उसमें भी पाकिस्तानी बयान में कहा गया। तो जब बयान में कहा जाता है कि अफगानिस्तान से हमला, तो इसका मतलब है कि वहां पर कुछ सलाहियत की या कमी है, या अब मैं तो खैर शक नहीं करूंगा कि उनका विल नहीं है, वो नहीं चाहते, लेकिन पाकिस्तान में सवाल तो उठेंगे। पाकिस्तान में तो एक तो बहरहाल वहाँ पर सिर्फ बयानात से काफी नहीं है, सिर्फ बयानात से काम नहीं होगा, जाहिर है कुछ ना कुछ इकदाम करने पड़ेंगे, लेकिन पहले वो अपने माली बहरान से निकलेंगे तो फिर दहशतगर्दी से भी निपटेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, तारिक खान मौजूद थे। हम ज़रा रूस और यूक्रेन के तनाज़े की बात कर लेते हैं प्रोग्राम के हिस्से में, जिसमें अभी तक जो वहाँ पर जंग के साए हैं वो अभी भी मंडला रहे हैं यूक्रेन के मार्च पर। आज की खबर है 7000 ट्रूप्स मजीद पहुँचा दिए गए हैं। अमरीका ये कह रहा है कि फौजी दस्ते हटाने का जो रूस का दावा है वो गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। रूसी दस्ते अभी भी वहां पर मौजूद हैं और जंग से बचने के लिए सिक्योरिटी मुतालबात हैं वो माने नहीं गए हैं, ऐसा कहना है व्लादिमीर पुतिन का। इसी पर हम बात करेंगे, शाहिद हमें ज्वाइन करें, साबिक सफ़ीर हैं। बहुत शुक्रिया आपका अमीन साहब। अब ये जो हम जब देखते हैं कि आलमी सूरत हाल कैसी है, तो उसके असरात पूरी दुनिया पे कैसे पड़ रहे हैं, ख़ासतौर पर रूस और यूक्रेन का मामला, जिसमें चीन तो ये कहता है कि इस मामले को मगरबी दुनिया हवा दे रही है। आप क्या समझते हैं मगरबी दुनिया का किरदार इस सारे मामले में कैसा है? फौजें तो रूस ने जमा की हैं 1 लाख या 1.5 लाख, तो ये कहना कि मगरबी दुनिया कर रही है, ये तो मुझे कोई सही नज़र नहीं आता। उनकी तरफ से यकीनन बड़ा तंबीह है रूस को कि आप हमला ना करें यूक्रेन पे। यूक्रेन में कुछ आबादी ऐसी है जो कि रूसी ज़बान बोलती है, बल्कि पुराने ज़माने 1991 तक तो यूक्रेन जो था वो अपना सोवियत यूनियन का हिस्सा भी था, तो उनका एक नंबर का पुराना वहाँ से उनके ऊपर दावा है या क्लेम है या उनकी तवक्कुआत हैं। तो लेकिन देखिए इसका मसले की 2 पहलू हैं। एक तो ये कि रूस की ख़ास तशवीश ये है या उनकी शिकायत ये है कि मगरबी ममालिक जो है नेटो को आगे बढ़ा के यूक्रेन को भी उसमें शामिल करना चाहते हैं और जॉर्जिया को भी शामिल करना चाहते हैं, और वो रूस समझता है उसकी सलामती के लिए ख़तरा है। तो एक लिहाज से अमेरिका की या यूरोप की तरफ से एक ऐसा स्टांस लिया गया है, या कम से कम ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि वो यूक्रेन को नेटो का हिस्सा बना के रूस की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाएंगे। तो सारा गुस्सा तो उनको इस बात का है। लेकिन दूसरा पहलू इसका ये है कि वहाँ पे यूक्रेन में कुछ रूसी आबादी है, उन पे उनका एक किस्म का दावा है, वो होता है ना कि ये भी हमारे वतन, वो पख्तूनिस्तान वाली बात कि हमारे वतन का हिस्सा है। तो वो उस सिलसिले में उन्होंने फौजें जमा की हैं। लेकिन जाहिर है कि ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है, बल्कि मैं समझता हूँ कि अमेरिका और रूस के दरमियान इतना शदीद तनाव नहीं बढ़ा था जितना कि इस वक्त बढ़ा हुआ है, और इसलिए उम्मीद करनी चाहिए कि मामला किस तरीके से डिफ्यूज किया जाएगा। तो ये मामला डिफ्यूज कैसे होगा, क्योंकि अभी जो G7 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा हफ्ते को बैठक कर रहे हैं, आपको लगता है कि इसका कोई हल निकाल पाएगी दुनिया और ये मामला वाकई डिफ्यूज हो पाएगा मुदाखलत से सबकी? देखिए पिछले 2-3 दिन में रूस की तरफ से या कम से कम उनके डिफेंस की तरफ डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ खबरें आई हैं कि उन्होंने अपनी फौजों को पीछे किया है या कुछ हटा रहे हैं। तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन तो ये है कि रूस अपनी फौजों को थोड़ा पीछे हटा ले, कम से कम वो अटैकिंग पोस्चर में ना हो,
तो उससे कुछ ना कुछ मामला बेहतर हो जाएगा। मेरी अपनी तवक्को ये है कि आखिर में कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ना रूस के मफाद में है ना अमेरिका के मफाद में है कि आउटराइट कोई जंग हो जाएगा यूक्रेन के मसले पे। दोनों के यकीनन अपने अपने नुक्ते नज़र है, लेकिन इस कदर शदीद कम के हालात नहीं है कि मामला जंग पे ख़त्म हो। तो मेरी तो अपनी वक्त ज़ाती राय ये है और समझ यही है कि मामला ये एक हम की साइकोलॉजिकल वॉरफेयर हो रही है, एक दूसरे को दबाने की कोशिश करते हैं, आखिर में मामला जो है आप देखिए डिफ्यूज हो जाएगा। मुझे थोड़ी तशवीश इस सिलसिले में पाकिस्तान के सिलसिले कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म का दौरा, उसकी टाइमिंग मुझे बिल्कुल नहीं लग रही है कि वहाँ जंग के माहौल है, उसमें हमारे वज़ीर-ए-आज़म वहाँ पे आते हैं। अगर कोई बात ऐसी कही जो रूस के हक में जाती है तो मगरिब नाराज हो जाएगा। अगर तो पाकिस्तान को अपनी स्ट्रेटेजी कैसे लेके चलनी होगी शाहिद साहब, आप क्या समझते हैं? मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इस मामले में बिल्कुल मुलव्वस नहीं होना चाहिए। हमारे अपने बेशुमार मसाइल हैं। सही बात। तो अगर ये इसकी थोड़ी टाइमिंग चेंज हो जाती तो हमारे हक में बेहतर थी। मैं बिल्कुल इसका हामी हूँ कि रूस के साथ ताल्लुकात बेहतर करें। मैं खुद रूस में पाकिस्तान का सफीर रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि इसकी यकीनन बड़ी वक़्त है हमारे लिए रूस के साथ ताल्लुकात बेहतर हो, लेकिन ये दौरे की टाइमिंग से मुझे आप ये समझते हैं कि फिलहाल वज़ीर-ए-आज़म को दौरा मौख़र करना चाहिए, आगे बढ़ा देनी चाहिए डेट? कम से कम जब तक कि क्राइसिस थोड़ा कम ना हो जाए उस वक्त तक अगर ना जाए तो हमारे हक में बेहतर है। बिल्कुल। अच्छा शाहिद साहब, मैं आखिर में आपसे ज़रा भारत की सूरत हाल पर बात करना चाहूँगी। जो इंतहा पसंद वहाँ पे कर रहे हैं, चाहे वहाँ पर वो बाहिजाब ख़वातीन और तालिबात को तालीम से रोकने का अमल हो, या फिर अब जो नई खबर आई है वो ये आई है कि जो हिंदू इंतहा पसंद हैं उन्होंने मस्जिद के सामने स्पीकर्स लगा दिए हैं। वो कहते हैं हम यहाँ पर अजान नहीं देने देंगे, अगर अजान दी जाएगी तो हम यहाँ गाने बजाएंगे। ये इंतहा पसंदी मोदी के दौर में इस हद तक बढ़ गई है। आपको क्या लगता है कि ये मामला किस तरफ जा रहे हैं? बद से बदतर होता जा रहा है। ये इनकी जो हिंदुत्व की मेंटालिटी है कि ये हिंदू राज है, मुसलमानों के का दुश्मन या क्या समझते हैं, तो ये उसी का सिलसिला है। और हुकूमत रोक नहीं रही बल्कि मेरे ख्याल में शह देती है। इसको मोदी ने, मैंने देखा है कि ये एंटी मुस्लिम कार्ड खेल करके ये बहुत सारे हिंदुओं की इसको पजीराई मिल जाती है, इसको वोट मिल जाते हैं। इसके लिए एक पॉलिटिकल गिमिक भी है। फिर जहनीत भी यही है कि मुसलमानों के खिलाफ उनमें बात तो है, उनकी नफरत है, जो भी है उनसे डरते हैं। अल्लाह अल्लाह इनका क्या मसला है, एक 15% की आबादी से इतने ज़्यादा परेशान क्यों हैं? और वो बेचारे बिल्कुल पीसफुल हैं, वो कुछ नहीं करे, दबे हुए हैं, सब कुछ हैं, फिर भी हर वक्त उनके साथ मजालिम का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। ये हिंदुस्तान के नाम पे कलंक है। ये मोदी गवर्नमेंट जो है हिंदुस्तान का जो कुछ भी माजी में इमेज था कि सेकुलरिज्म का या टॉलरेंस वगैरह का, उस सबको ये तबाह कर रही है और ये हिंदुस्तान की तबाही का बाइस बनेगी। लेकिन फिलहाल ये नजर आता है ये पॉलिसी जारी रहेगी और एंटी मुस्लिम वैसे लेकिन शायद ये पॉलिसी अगर ऐसी जारी रहेगी तो दुनिया की आंखें क्यों बंद है? अक़वाम मुत्तहिदा क्यों खामोश है? किसी मुल्क में अगर अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, उनकी जान, उनका माल, उनकी इज्जतें महफूज नहीं है, तो क्यों बात नहीं करती आलमी दुनिया इस पर? क्यों कोई एक्शन नहीं लिया जाता? अभी अमेरिका के जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं माइनॉरिटी, क्या उन्होंने इंडिया को ओपनली कंडेम किया है और भी बात हर को किया है। ये बात सही है कि बाय एंड लार्ज इंडिया की उतनी कंडेमनेशन नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। और उसके पीछे वही हमेशा मुहर्रिक है। दुनिया में हर मुल्क अपनी खारजा पॉलिसी अपने कौमी मफाद में बनाता है। इंडिया बड़ा मुल्क है, बड़ी मार्केट है, बड़ी ताकत है। ये मुल्क सोचते हैं कि यार इंडिया को हमने क्रिटिसाइज किया तो फिर हमारे अपने बाहिमी ताल्लुका खराब। आपने देखा मलेशिया ने हमारे हक में कुछ बात की थी तो इंडिया ने उनकी ट्रेड के ऊपर पाबंदी लगा दी, उनको खासा नुकसान पहुंचाया। तो ये मसला है असल में। देखिए उसूल जो है वो अपनी जगह हैं, लेकिन कौमी मफाद जो है वो ज़्यादा इसमें छा जाता है और इसीलिए लोग ये मुल्क बोलते नहीं हैं। क्या पाकिस्तान की आपको लग रहा है कि कोई कोशिशें हैं उस तरीके से सिफाती सतह पर जिस तरीके से होनी चाहिए? क्या हम मुसलसल काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, इस मामले को उठा रहे हैं? नहीं, हमारी कोशिश जारी रहनी चाहिए। और जो देखिए इदारे भी बाद ऐसे हैं जैसे यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स की बॉडी हैं, NGOs हर किस्म के हैं। फिर मगरिब का मीडिया जो है उसको, मुझे हमेशा हमारे लोगों से शिकायत रहती है कि आप मीडिया जो मगरिब का है, जो मेन मीडिया है, जिनको बड़े अखबार है, न्यूयॉर्क टाइम्स, लंदन टाइम्स वगैरह, वहाँ पे आप अपना कुछ असर रसूख बढ़ाएं। वहाँ पे आपके जो लोग उनसे बात कर सकते हैं, जो लॉबिंग कर सकते हैं या समझा सकते हैं, खत लिख सकते हैं, ऑप-एड लिख सकते हैं, जो भी तरीका आजकल के ज़माने में हो गया है उनको इस्तेमाल करके मगरिब की पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करें। उनके मीडिया के अंदर एक किस्म की कुछ थोड़ी सी एक लहर सी लाएं, उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन आएगा। इसमें मैंने देखा है हमारे में किसी वजह से कोई कमजोरी है कि हम मीडिया में, वेस्टर्न मीडिया में हम अपना नुक्ता नज़र पुश करने में अभी तक कामयाब नहीं हुए।
ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया है कि वेस्टर्न मीडिया में जिस तरह से हमें बात करनी चाहिए, अपना मौक़िफ़, अपना नैरेटिव बनाना चाहिए, वो हम बनाने में फ़िलहाल नाकाम नज़र आते हैं। शाहिद अमीन साहब बहुत शुक्रिया, साबिक़ के साथ मौजूद थे और इस तमाम तर सूरत हाल पर हम गुफ्तगू कर रहे थे। प्रोग्राम का नाज़रीन वक्त ख़त्म होता है, इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।